हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे टी बीम चैप्टर की। हालांकि ये चैप्टर है टी बीम यल बीम दोनों का, लेकिन आपके जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन वो टी बीम से पूछा जाता है। मैं यल बीम भी कवर करने का प्रयास करूँगा। तो टी बीम जनरली देखो वही लोगों के समझ में आएगा ये टी बीम चैप्टर जो पीछे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि टी बीम थोड़ा सा टिपिकल है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इजी बीम पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ये एक टी बीम का क्रॉस सेक्शन है। टी बीम कैसे दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम इसको अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, यहाँ से इसको इस फिगर में देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ तो ये एक पोर्शन टी बीम का बन गया। बाकी जो ये साइड में एक तरह से ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या यल बीम का है, यल सेक्शन का बन गया एक तरह से, ठीक है, यहाँ से। और इधर ये पोर्शन एक तरह से यहाँ से यल सेक्शन बन गया। यहाँ पे अगर रेनफोर्समेंट डाल दिया जाए, यहाँ पे रेनफोर्समेंट अगर डाल दिया जाए तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हमारा क्या बन गया, टी सेक्शन बन गया। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये हमारे पास टॉप व्यू है एक तरह से। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाना चाहें इस फिगर को देखते हुए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये अपने पास क्या है, एक तरह से स्लैब है, जिसके आपने कहा इस पोर्शन में हमारे पास क्या है, टी बीम है। ठीक है, इस पोर्शन में हमारे पास क्या है, ये पूरा सेक्शन क्या है, टी बीम का है। ये वाला सेक्शन, ये पूरा सेक्शन हमारे पास टी बीम का है। बाकी जो साइड वाला सेक्शन है वो क्या है, यल सेक्शन है। तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट पड़ती है उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। इसको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लैब के साथ साथ जो रेनफोर्समेंट रहता है स्लैब की वो तो रहती है, प्लस टी बीम की भी रेनफोर्समेंट रहती है। जैसे देखो यहाँ पे रेनफोर्समेंट डाल दिए और इसको इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं। इस साइड की कंडीशन में बता रहा हूँ, इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं तो ये टी बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्लस स्लैब वाला जो है वो तो है ही है। इसे देखो, इसे बोला जाता है, ये जो स्लैब की थिकनेस है इसे बोला जाता है फ्लैंज। टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, कौन से टर्म को क्या बोलते हैं। ये हो गया अपने पास फ्लैंज, ठीक है, दिख रहा होगा। और इसे बोलते हैं हम यल बीम, ये यल बीम हो गया। और इसके बाद ये बीच वाले पोर्शन को हमने बोला क्या, टी बीम, टी बीम बोल दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें दिख रही होंगी। इसके बाद एक यल बीम और दूसरी टी बीम के बीच की डिस्टेंस हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे हमने एक टी बीम दिखाया है, हो सकता है स्पान बहुत सारा लंबा हो तो कई टी बीम आ जाएं। तो एक स्पान से दूसरे स्पान के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक पोर्शन के बीच की दूरी को ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये हो गया अपने पास यल बीम, ये ओ ए हो गया, ये फ्लैंज हो गया। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन मैं अलग से बना के दे देता हूँ। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है बेर्थ ऑफ द फ्लैंज। क्या कहलाता है, बेर्थ ऑफ द फ्लैंज कहलाता है। यानी कि ये क्या है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक बेर्थ ऑफ द फ्लैंज है। ये सब क्या है, बेर्थ ऑफ द फ्लैंज है। अगर मैं इस टी बीम को यहाँ से कट कर लेता हूँ, टी बीम को थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ, तो टी बीम कुछ इस तरह से बन रही है आपकी, इस तरह से। ये देखो, ये हो गई अपने पास टी बीम। ठीक है, इसी तरह से है ना टी बीम। तो टी बीम में यहाँ पे ये रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, ये रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, रेनफोर्समेंट के सेंटर से और टॉप से ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये होती है स्मॉल डी, यानी कि डेप्थ ऑफ दी टी बीम। ठीक है, जितने पोर्शन पर स्लैब ये जो थिकनेस दिखाई पड़ रही है फ्लैंज वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है डी एफ, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज बोला जाता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज बोला जाता है, इसको डेप्थ ऑफ द फ्लैंज बोला जाता है। ये टोटल हमारे पास डेप्थ हो गई, टोटल डेप्थ यहाँ तक की। ठीक, हमने क्या क्या टर्म यूज किया, ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ साइड पे। हमने यूज किया ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज, इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये यूज किया। हमने यूज किया डी एफ, क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, हमने बी डब्ल्यू यूज किया। बी डब्ल्यू क्या है, ये वाली जो थिकनेस होती है इसे बोला जाता है बी डब्ल्यू। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू क्या है, ब्रेड्थ ऑफ
वर्थ ऑफ फ्लैंज बी डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक टर्म मैं और बता रहा हूँ, बी। बी क्या है? एक्चुअल वर्थ ऑफ फ्लैंज। एक्चुअल वर्थ ऑफ फ्लैंज, ये बी एफ तो हो गया वर्थ ऑफ द फ्लैंज, लेकिन बी क्या है? एक्चुअल वर्थ ऑफ द फ्लैंज। जो भी टी बीम की एक्चुअल वर्थ होगी, एक्चुअल वर्थ कैसे निकालते हैं? देखो, एक्चुअल वर्थ निकालते हैं, जो बी डब्ल्यू हो गया ये, प्लस ये जो हमने बताया था ना अभी आपको कि ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, तो ए का हाफ कर लो प्लस बी का हाफ कर लो, जो भी डाटा आएगा वो क्या आएगा? बी आएगा। ये है एक्चुअल वर्थ ऑफ द बीम। हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है किससे? वर्थ ऑफ द फ्लैंज से। या बराबर रख सकते हैं या इक्वल रख सकते हैं या ग्रेटर रख सकते हैं। हमेशा बी की वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ी ही होनी चाहिए। डिजाइन के पर्पज से IAS कोडल डाटा है ये, फिलहाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये इतनी सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, दो टर्म और सीखो। पहला टर्म ये सीखना है आपको कि मोनोलिथिक क्या होता है। मोनोलिथिक क्या होता है? मोनोलिथिक का मतलब ये हो गया कि जब आप टी बीम कोई कास्ट कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो मोनोलिथिक टी बीम में जब आप इस टी बीम के जो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है इसकी कास्टिंग स्लैब के साथ कर दिया जाए। जैसे ये क्या है? ये अपने पास स्लैब की ही पोर्शन तो है, ये स्लैब है, इसकी कास्टिंग स्लैब के साथ कर दिया जाए, तब उसे क्या बोला जाता है? मोनोलिथिक बोला जाता है। स्लैब के साथ कास्टिंग कर रहे हो तो क्या है? मोनोलिथिक है। जैसे हमने देखो टी बीम कुछ ऐसे बनाते हैं, हम टी बीम कुछ क्या ऐसे बनाते हैं, ये, तो इसका मतलब ये हमने यहाँ लाइन नहीं खींचा है। अगर हम यहाँ लाइन खींच देते इसका मतलब है ये पोर्शन अलग हो जाता और ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? अलग हो जाता। लेकिन नहीं, हमने यहाँ लाइन नहीं खींचा। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लैब है और जो ये क्या बोलते हैं वर्थ ऑफ दी बीम है, इस दोनों की कास्टिंग एक साथ की गई तो उसे बोला जाता है मोनोलिथिक। दूसरा टर्म है अपने पास आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि जब भी टी बीम की कास्टिंग स्लैब के साथ ना की जाए, अलग तरीके से की जाए। मतलब हमने ये एक स्लैब बना लिया, इसके नीचे हम ये टी बीम बना देते हैं, ये इसकी कास्टिंग अलग से की जाती है, तो इसे बोला जाता है आइसोलेटेड टी बीम। दोनों में फ़र्क है। मोनोलिथिक में फ़ायदा है अपने पास, आइसोलेटेड टी बीम में फ़ायदा नहीं है। बेनिफिट हमें मोनोलिथिक में है क्योंकि स्लैब के साथ जब ढलाई हो जाती है उसकी, तो उसमें कंप्रेशन जोन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उससे कंप्रेसिव स्ट्रेस सहने की क्षमता बढ़ जाती है बीम की, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था। अब देखो, अब अगला टर्म है हमारे पास कि ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज, ये BF है, इसको कैसे निकाला जाता है टी बीम में, इसको कैसे निकाला जाता है। तो डिटरमाइन इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज, यानी कि BF की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज। इफेक्टिव ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज कैसे निकाला जाता है? तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोलेटेड की, क्योंकि दोनों की कास्टिंग अलग अलग है, तो आइसोलेटेड की पहले बात करेंगे। आइसोलेटेड में हम पहले टी बीम की बात करेंगे, क्योंकि यल बीम भी है अपने पास। टी बीम में जो ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज निकाला जाता है वो L0 डिवाइड बाई L0 बाई B प्लस 4 प्लस BW, इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे L0 क्या है? एक नया टर्म आ गया। L0 क्या है? L0 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। L0 है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट क्या है? जैसे कोई एक ही सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है, तो इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होगी वही क्या है? L0 है। लेकिन कॉन्टीन्यूअस अगर बीम हो जाए, जैसे एक से ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ ऐसे बीम मुड़ जाती है कि नहीं मुड़ जाती, इसका मतलब एग्जैक्ट पॉइंट आप नहीं निकाल सकते। तो कॉन्टीन्यूअस के केस में L0 की वैल्यू 0.7 टाइम्स ऑफ L लिया जाता है। ध्यान ये रखना, ये कॉन्टीन्यूस के केस में, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्टीन्यूस के केस में L0 की वैल्यू क्या लिया जाता है? 0.7 टाइम्स ऑफ L लिया जाता है। तो ठीक है, ये है अपने पास ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालने का ये फार्मूला है। किस बीम के लिए? आइसोलेटेड बीम के लिए, फॉर टी बीम। अगर यहीं पे L बीम हो जाए अपने पास, कौन सी बीम हो जाए? L बीम हो जाए, तो L बीम के लिए हम ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो चीज़ों को, कैसे फार्मूला आ रहा है।
यहाँ पे बी डब्ल्यू की वैल्यू चाहे टी बीम हो चाहे यल बीम हो, दोनों के लिए क्या है, बराबर है। चाहे टी बीम हो चाहे यल बीम हो, बी डब्ल्यू की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, बराबर है। लेकिन बदल कौन रहा है, बदल ये पोर्शन रहा है जो कास्टिंग हुई है स्लैब के साथ फ्लैंज की, इसके पोर्शन यानी कि यल बीम में इसका जस्ट देखो हाफ हो जा रहा है। टी बीम में क्या है, इतना हाफ मिल करके ये पूरा बना रहा है टी बीम, लेकिन यल बीम में इस वाले फ्लैंज का पोर्शन जस्ट हाफ हो जा रहा है। तो क्यों ना हम फार्मूले में हाफ कर दें, तो फार्मूले में यल नाट को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 यल नाट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर दे रहे हैं, फार्मूले को हाफ कर दे रहे हैं। तो हाफ कर दिए तो यल नाट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो ये देखो बन गया फार्मूला किसका, यल बीम के लिए। क्या निकालना है, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालना है। कितना आसान है चीज़ें, बस समझने के तरीका अलग होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ने में। मोनोलिथिक की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मोनोलिथिक। लो भाई मोनोलिथिक हमने क्या बताया था, इसकी कास्टिंग स्लैब के साथ किया जाता है। तो स्लैब के साथ जब आप कास्टिंग करोगे तो टी बीम में आपको निकालना है ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज। इसको कैसे निकालते हैं, देखो यल नाट डिवाइड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। ये फार्मूले कहाँ से है, ये कोडल डाटा है, कोडल प्रोविजन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से हमने रटा है आपको भी रटना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास टी बीम। अब यल बीम की बात कर ले यहाँ पे, यल बीम। तो यल बीम के लिए जो ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज निकाला जाता है वो यल नाट हमने बताया था यल बीम में जस्ट हाफ हो जाता है। जस्ट इसका हाफ करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे आप तो यल नाट बाई 12 हो जाएगा। प्लस हमने कहा था कि बी डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है, ये सभी में समान है, तो बी डब्ल्यू को ऐसे ही रहने दो। अब इसका जब हाफ करोगे 6 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 डी एफ लो, ये फार्मूला बन गया। तो यल बीम के लिए है, ये टी बीम के लिए है, किसके लिए, मोनोलिथिक के लिए। उम्मीद करता हूँ इतना केस समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये है टी बीम अपने पास। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें कितने तरह के केसेस की स्टडी किया जाएगा। तो हमें निकालना है वही, पहले निकालना है बीम, पता करना है कि बीम अंडर है कि ओवर है। इसका मतलब हमें पहले निकालना है एक्स यू निकालना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस, फिर एक्स यू मैक्स निकालना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। तो एक्स यू मैक्स तो चलो भाई कोड से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक्स यू निकालना है। तो एक्स यू की कंडीशन जो बनती है टी बीम में वो कितने तरह से देखो बनती है। जब हमारे पास ये पोर्शन को क्या कहते हैं, हम ये पोर्शन को कहते हैं डी एफ कहते हैं, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज। अगर आपके पास पहली कंडीशन ये बन सकती है कि न्यूट्रल एक्सेस हो सकता है आप यहाँ से चला जाए, न्यूट्रल एक्सेस हो सकता है आपका यहाँ से चला जाए। ठीक है, जा सकता है कि नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रल एक्सेस आपका, न्यूट्रल एक्सेस जो है एक्स यू है वो कहाँ से चला गया, डी एफ वाले पोर्शन यानी कि स्लैब वाले पोर्शन से चला गया न्यूट्रल एक्सेस। हमने मान लिया यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सेस। पहली कंडीशन आपकी क्या बन गई, जो न्यूट्रल एक्सेस है शुड बी लेस देन है इससे, डी एफ से, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज से क्या है, कम है। पहली कंडीशन। हो सकता है न्यूट्रल एक्सेस यहाँ से चला जाए, एग्जैक्ट यहाँ से चला जाए, कहाँ से चला जाए, तो एग्जैक्ट जब यहाँ से चला जाए तो इसका क्या मतलब, इसका इक्वलिटी हम चिन्ह लगा दें। इसका क्या मतलब, इक्वलिटी लगा दिए। इसका मतलब है कि एक्स यू बराबर हो गया आपकी बार डी एफ से। अब हो सकता है तीसरे केस में कि न्यूट्रल एक्सेस अपने पास यहाँ से चला जाए। ठीक है, तो तीसरा केस ये भी हो सकता है कि न्यूट्रल एक्सेस अब की बार बड़ा हो गया, यानी कि न्यूट्रल एक्सेस बड़ा हो गया किससे, डी एफ से बड़ा हो गया, यानी कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है आपकी उससे क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सेस बड़ा हो गया तीसरे केस में। तो तीसरे केस में आपके पास कंक्रीट ये जो छोटू वाला पोर्शन है, ये कंक्रीट का जो हिस्सा है ये भी आ जाएगा किसमें, कैलकुलेशन में। अभी तक ये कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था, अभी तक आप एक रेक्टेंगुलर पोर्शन मान ले रहे थे। जैसे अगर न्यूट्रल एक्सेस यहाँ पे है तो रेक्टेंगुलर मान लो, इसको कैलकुलेशन कर दो, जो पिछले केस पढ़े हैं हम सारे। लेकिन जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सेस नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा कंक्रीट मिलता जाएगा, तो एक्स्ट्रा कंक्रीट मिलता जाएगा तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से केसेस आते हैं। तो हम सबसे पहले केस पढ़ेंगे, केस नंबर फर्स्ट। ध्यान से पढ़ना, चीज़ों को समझ में नहीं आएगा, हवा नहीं लगेगा अगर इधर उधर कर दिए तो। ठीक है, ये है टी बीम, सबसे क्रिटिकल केस है आरसीसी का। तो हम पढ़ेंगे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से पढ़ना है आपको। केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या कहा कि एक्स यू की जो वैल्यू है एक्चुअल वो लेस देन, हम मान लिए हैं कि ये लेस देन है किससे, डी एफ से। ठीक है, हमने मान लिया। तो जब हम मान ही लिए कि डी एफ से कम है तो हम फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो हम फिगर बना लिए। ठीक है,
यहाँ पे रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, हमने इसकी चौड़ाई को कहा है कि ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज है, ये है अपने पास डीएफ। हमने क्या कहा कि न्यूट्रल एक्सिस भाई साहब यहाँ से जा रहा है, कुछ यहाँ से जा रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन वाला जो जोन है आपका ये है, और ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है। इफेक्टिव डेप्थ जो होगी ये है अपने पास डी, ये होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये पोर्शन को क्या बोलते हैं, बी डब्ल्यू बोला जाता है। ठीक है, इसी के लिए हम बना लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम। जब स्ट्रेस डायग्राम इसके लिए बनाओगे तो याद करो पीछे रेक्टेंगुलर केस के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन रहा था, कुछ इस तरह से बन रहा था। जो न्यूट्रल एक्सिस मान लीजिए यहाँ पे है तो कुछ इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस से आते आते जीरो हो जा रहा था, यानी कि जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस था वहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम आके जीरो हो जा रहा था। अब इसके वाले ऊपर वाले पोर्शन में कुछ भाग में क्या था, रेक्टेंगुलर था, कुछ भाग में कुछ इस तरह से जीरो हो जा रहा था। टॉप वाले पोर्शन को आप बोल रहे थे 446 FC के, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। ये टोटल डेप्थ को आप बोल रहे थे XU है, और नीचे आप बोल रहे थे कि ये टेंशन जोन है, ऊपर कंप्रेशन जोन है। ठीक है, इतनी बातें हम पीछे पढ़े हुए हैं, पुरानी ही बातें हैं। पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर इस केस में मैं आपसे कहूँ कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, XU मैक्स, यानी कि पहले XU मैक्स निकाल लो, फिर से रिवीजन कर लो एक बार। XU मैक्स कैसे निकलेगा, XU मैक्स ग्रेड से भाई निकल जाएगा 0.53D, याद करो पीछे हमने बताई थी 0.48D, इसको बताया था 4D, ये ग्रेड के लिए अलग अलग, FE 2000 से FE 400, FE XU मैक्स निकाल लिए। ठीक है, अब एक्चुअल वाला कैसे निकालोगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको कैसे निकालते थे, इसको CU बराबर TU कर दे रहे थे, CU फोर्स TU के बराबर कर दे रहे थे। तो यहाँ पे बताओ CU फोर्स और TU फोर्स इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के आधार पर रख दो। तो CU फोर्स क्या था, 0 पॉइंट रेक्टेंगुलर के लिए 36 FC के था, और XU था और B था। तो B की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, अब की बार चौड़ाई हमारे पास क्या दे रखा है, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज BF दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज रख देंगे, और इसको इक्वल कर देंगे टेंशन वाले का। तो टेंशन वाला क्या था, 0.87 FYAST था। यहाँ से इक्वल करके हम आराम से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू को, XU की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। लो XU ये निकल गया अपने पास 0.87 FYAST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू BF, यही तो हमने किया यार, उसको ट्रांसफ़र करके निकाल दिया। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बारी। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलता था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम क्या निकालते थे, C1 फोर्स इंटू लीवर आर, तो वही फार्मूले यार 0.36 FCK इंटू ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज XU और D माइनस 0.42 XU। लो हमने ये रख दिया। ठीक है, एक और फार्मूला था अपने पास 0.87 FYAST D माइनस 0.42 XU। इसको कब यूज कर रहे थे, जब अंडर थी बीम, इसको कब यूज कर रहे थे, जब ओवर थी बीम। ठीक है, ओवर थी बीम या इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी बीम, मतलब कहने का अगर AST पता हो तो इसका यूज कर लो, AST नहीं पता हो तो इसका यूज कर लो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, फाइनली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा फाइनली बीम के लिए। ठीक है, ये था आपके पास पहला केस, ये टी बीम का क्या था आपके पास पहला केस था। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर, ठीक, ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन ये दिया है, ये टी बीम कास्टेड विथ M20 ग्रेड कंक्रीट है, FE 415 स्टील है, हैज़ फॉलोइंग डायमेंशन, ये डायमेंशन दिया है कुछ इस तरह से, जिसमें ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज 2400 mm दे रखा है, DF की वैल्यू 100 दे रखा है, 100 mm है ये। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ द फ्लैंज 250 mm दे रखा है, टोटल गहराई, टोटल डेप्थ ऑफ द टी बीम दे रखा है 450 mm। ठीक, कवर की वैल्यू देखो इसने दे दिया है 50 mm, एरिया ऑफ स्टील 2 नंबर ऑफ बार 16 mm 5, यानी कि 16 mm डाया की सरिया है, और कितने नंबर ऑफ बार है, 2 छड़ हैं। तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो जो चीज़ें दिया है वहाँ से कुछ कैलकुलेशन कर लो। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 402.12 mm², ये आपको एरिया ऑफ स्टील पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कवर की वैल्यू 50 दिया है, अगर डी में से 450 में से 50 घटा दें तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, स्मॉल डी मिल जाएगा। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक,
इतनी चीज़ें मिल गई हमें, AST मिल गया हमें। अब हमें देखो ग्रेड हमें पता है FE 450 है, तो FE 450 के आधार पर अगर हम XU मैक्स निकालें तो XU मैक्स का फार्मूला क्या होता है FE 450 के लिए 0.48 होता है इंटू डी होता है, 0.48 और डी की वैल्यू आपने ये निकाला 400, तो डी की वैल्यू जब 400 यहाँ पे आप रख दोगे तो ये आ जाएगा 192 mm। आ गया, XU मैक्स पता चल गया आपको। अब हम निकाल लेंगे क्या, XU निकाल लेंगे। XU का हमने फार्मूला अभी ड्राइव करवाया था ना, कैसे निकला था, CU बराबर TU कर दो, तो 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू BF बेर्थ ऑफ द फ्लैंज, इतना आया था। ठीक है, बेर्थ ऑफ द फ्लैंज 2400 दे रखा है, इसको निकालने की आपको जरूरत है ही नहीं, ये दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्टली दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या करते, कैलकुलेशन सिर्फ करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो डाटा रखो ना, पॉइंट से ये हो जाएगा 415 दे रखा है। अब एरिया ऑफ स्टील कितना निकाला आपने, 402 निकाला। FCK दे रखा है शायद 20, हाँ ये दे रखा है 2400। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8.4 mm। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, हमने बताया था कि XU और DF को कंपेयर करना, तो XU की वैल्यू है 8.4, DF की जो वैल्यू है 100 आई है, 100 दिया है क्वेश्चन में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि XU शुड बी लेस देन है DF से, XU शुड बी लेस देन DF। टी बीम एक खट से बनाओ, टी बीम बनाओ और पता करो, ये टी बीम है, ये 100 दे रखा है, ठीक है, ये 100 दे रखा है। जो आपने न्यूट्रल एक्सेस निकाला एक्चुअल में ये कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, टॉप से कितना mm है, 8.4 ही mm है, 8.4 ही mm है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस है वो कहाँ पे लाई कर गया, वो फ्लैंज में ही लाई कर गया। वो कहाँ पे लाई कर गया, फ्लैंज में ही लाई कर गया। तो जब फ्लैंज में ही लाई कर गया, ये बात हमें पता चल गई, तो हम क्या कर लें, यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि फ्लैंज में लाई कर रहा है। और XU और XU मैक्स भी कंपेयर कर लो। XU मैक्स देखो आया 192 और XU आया 8.4। इसका क्या मतलब है, सेक्शन अंडर है, सेक्शन क्या है, अंडर है। तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लें। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का हमने फार्मूला बताया था, जब रेनफोर्समेंट दिया हो आपको क्वेश्चन में, तो 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU निकाल दो यार, रख दो खटाखट। यहाँ पे कुछ रखा है क्या, बताओ। FY की वैल्यू कितना है, 415 है। स्टील कितना है, 402.12 है। D की वैल्यू आपने निकाला था 400 माइनस 0.42 इंटू 8.4। ये सारा डाटा हमने रख दिया, कैलकुलेशन कर दिया, हमें क्या पता चल गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल गया। ये लो, इसके लिए टी बीम के लिए है क्वेश्चन में कोई दम, बताओ। 10 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान ये रखना, हम केस नंबर फर्स्ट स्टडी किए हैं अभी, केवल और केवल केस नंबर फर्स्ट स्टडी किए हैं। केस नंबर सेकंड अगर स्टडी करें तो हमें डाटा बदल जाएगा। तो केस नंबर सेकंड को हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। केस नंबर सेकंड को हम अगली वीडियो में स्टडी करते हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन करें, इतना प्रैक्टिस करें। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ नहीं समझ में आई हमें, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है, ओके बाय।